नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि हमारी पहली वीडियो दिल्ली में शूट हो रही है और जो पर्सनैलिटी रहेंगी मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको अगर मैं हरियाणा की शेरनी कहूँ तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और इनकी स्पीच के आगे बड़े बड़े नेता भी नतमस्तक हो जाते हैं। हरियाणा की इकलौती महिला सांसद सुनीता दुग्गल। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आपकी स्पीच के आगे बड़े बड़े नेता भी नतमस्तक हो जाते हैं। पार्लियामेंट की अगर स्पीच की बात करूं, आज तक हमने सिर्फ आपको पार्लियामेंट की स्पीच में ही सुना, आज आपसे साक्षात मिलना हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, सिरसा के फतेहाबाद में कुछ समय पहले स्कूल के निर्माण में आप एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपका काफ़ी गुस्सा देखा गया और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा था वो? देखिए, वो हमारी समय समय पर दिशा की मीटिंग होती रहती है, सिरसा जिले में भी, फतेहाबाद जिले में भी और जींद जिले में नरवाना में भी। तो वहाँ पर बहुत से ऑफिसर्स जो से हैं उनको पूछा जाता है कि आपका काम कैसा चल रहा है। तो कुछ लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी कि वहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर मटेरियल ठीक तरीके से नहीं लगाया गया। तो उसके बारे में उससे पूछताछ की थी और उसके बाद उसमें जो है इंक्वायरी भी की डीसी साहब ने और उसके बाद वो उसको सब ठीक ठाक किया। तो लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि दिशा की मीटिंग में एक सांसद जो है उसको ये पूछना चाहिए कि ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे आम जनता को, आम नागरिक को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैम, जब ये मीटिंग कंप्लीट हो गई थी उसके बाद उसी एसडीओ का एक बयान आता था कि वो कहते थे कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बना दिया गया था। देखिए, ऐसा है कि मुद्दा तो कोई भी बड़ा नहीं होता। आप की जिम्मेवारी बनती है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करें और आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप और ये कहते हैं कि ये मुद्दा नहीं है। तो उनके लिए हो सकता है ये मुद्दा ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारी जनता को, आम जनता को जो है वो ठीक तरीके की मटेरियल चाहिए, ठीक तरीके की बिल्डिंग चाहिए, ताकि वो हर महीने के बाद या कि एक साल के बाद हमें ये ना पता लगे कि वो बिल्डिंग जो है वो धर के गिर गई है। अगला सवाल जो मेरा मैम है वो पूरे देश की जनता के मुंह पर सवाल है, किसान आंदोलन को लेकर के। जो ये 3 कृषि कानून आए हैं, किसान इसे 3 काले कृषि कानून बोलते हैं। क्या लगता है आपको, ये किसानों के हित में है और है तो कैसे? क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है किसान आंदोलन को, बीजेपी क्यों नहीं समझा पा रही है कि ये उनके हित में कैसे है? देखिए, ऐसा है कि इतने सालों से जो एक परंपरागत खेती का जो चल रहा था सिस्टम, उसको अलग से एक सोच लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 3 कानून लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून कोई किसी के ऊपर थोपे नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि वो पहले वाली जो परंपरागत खेती है उसके हिसाब से काम करते रहें तो करते रहें, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि एपीएमसी आपकी बरकरार रहेगी, आपकी एमएसपी बरकरार रहेगी। तो अगर वो चाहते हैं कि वैसे ही वो गेहूं की, वैसे ही वो पैडी की खेती करते रहें तो वो करते रहें, उनको कोई रोकने वाला नहीं है जी। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जो इस परंपरागत खेती से हटकर कुछ खेती करना चाहते हैं ताकि उनकी आमदनी जो है वो बढ़े और उनकी आय के साधन जो है वो दुगने हों और कई गुना ज्यादा बढ़ें। तो ये जो है प्रोविजन रखा गया है उनके लिए। और फिर भी सरकार ये कह रही है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर कहीं कोई किसी तरह की कमियां हैं, कोई दिक्कत है, तो हमारे किसान भाई आगे आएं और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और आगे आकर बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि अगर ये कहीं उनको कहीं पर भी ये इनको अपनाते हुए कहीं कोई दिक्कत आती है तो सरकार अभी है, ये बिल जो है उसको किसी तरह से और भी उसके अंदर अगर अमेंडमेंट हो सकते हैं तो सरकार करने के लिए तैयार है। तो मैम, जैसे बीजेपी बोलती है कि एमएसपी था, है और रहेगा, जब बोलती है तो वो कानून क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि एमएसपी का कानून पहले भी नहीं था। पहले भी, इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार ने कभी लिखित में ये नहीं कहा कि एमएसपी जो है वो उसको लिखित में कहीं दिया गया हो। ये कहीं पर भी आप लिखा हुआ अगर है तो आप ला के दिखा दें हमें जी। चाहे पहले 70 साल में किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट सिस्टम होता है। कहीं पर जो है वो किस हिसाब से एमएसपी है, कहीं पर किसी तरह से है। तो क्योंकि ये स्टेट मैटर भी है एग्रीकल्चर जो है, तो इसलिए जो है हमारे किसान भाइयों को जब प्रधानमंत्री जी विश्वास दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी एमएसपी बरकरार रहेगी, आपकी मंडियां बरकरार रहेंगी, तो उनको ये बात मुझे लगता है कि मानना चाहिए। और अगर कहीं
इसको अपनाते हुए कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस समय में हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, देखिए जी आपने कहा था कि आमदनी बढ़ेगी लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हम उस समय में उनको कह सकते हैं ये बात। लेकिन बिना किसी चीज को अपनाए हम लोग ये कह दें कि अगर जो है जैसे किसी बच्चे की शादी होनी है, हम पहले उसकी शादी सिर्फ इसीलिए ना करें कि बहू जो आएगी वो आके परेशान करेगी और घर को बिखेर देगी, हम ये सोच के अगर किसी की शादी नहीं करेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे ही कुंवारे रह जाएंगे। लेकिन मैम अगर बातचीत की बात करें तो किसान आंदोलन में जो किसान है उनका कहना ये है कि मोदी जी के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि हमसे बातचीत करें, उनके पास टाइम है बांग्लादेश जाने का, उनके पास टाइम है बंगाल जाने का, उनको रैली करने का, लेकिन हमारे से बातचीत करने का उनके पास टाइम नहीं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो उनके द्वार हमेशा खुले हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि मैं सिर्फ एक कॉल आपसे दूर हूं और आप आइए, स्वागत है आपका। वो तो आप ये देखिए कि पूरा नतमस्तक होकर उन्होंने किसान भाइयों को जो है वो निमंत्रण दिया है, उन्होंने उनको आमंत्रित किया है कि आप आएं और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। मैम एक राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने एक बयान में एक इंटरव्यू में बोला है कि पिछले 10 साल में, मतलब ये जो 7 साल गए हैं और आगे आने वाले 3 साल जो भी रहेंगे मनोहर लाल सरकार में, ये पिछले जो भी साल गए हैं इसमें हरियाणा दर बदर पिछड़ता जा रहा है, अपराध की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जा रही है, अच्छे अच्छे युवा जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं वो घर बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पिछला जो 1 साल खासकर हम कहेंगे कि पेंडेमिक की वजह से, कोरोना काल की वजह से सबके लिए ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इसमें भी कहीं कोई तो राय नहीं कि हरियाणा जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आगे आगे तरक्की कर रहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी लेकर आए हैं कि जो पूरे दूसरे स्टेट्स में नहीं है। चाहे हम इसमें ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, जो दूसरी स्टेट्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी को अपना रहा है। उसी तरह से देखिए अब ये कितनी बड़ी बात जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लेकर जो है वो पूरे हरियाणा के हमारे नवयुवकों के लिए किया है कि 75% जो है उनको यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उनके अंदर आरक्षण मिलेगा। सब जगह पर इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो मुख्यमंत्री जी की कोशिश रहती है कि हमारा जो है प्रदेश आगे बढ़े और तरक्की करे। तो मैम ये जो कानून है ये तो चलो अभी आया, इसकी अगर हम बात करें, लेकिन इससे पहले क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? देखिए ऐसी बात नहीं है, कितनी आपके सामने कितनी ऐसी पोस्ट हैं कि जो हमारी सरकार आने के बाद जो है उसके बाद वैकेंसीज निकली हैं, उसके बाद जो है भारी संख्या के अंदर हमारे, चाहे हम कांस्टेबल्स की बात करें, HPSC में भी, SSC में भी, आप देखिए जो है वो बार बार समय समय पर जो है उसके रिक्रूटमेंट के लिए निकलती रहती हैं पोस्ट। और अभी ये सक्षम के लिए हम बात करें, ये भी एक नया ही सिस्टम जो हमारी सरकार ने शुरू किया है कि जो हमारे युवा हैं सक्षम जो है के माध्यम से उनको कई जगह पर रोजगार मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि हमारे युवा जो हैं वो रोजगार की तरफ बढ़े, बल्कि आत्मनिर्भर के लिए भी इतनी हमारी कोशिश रहती है कि किसी न किसी उद्योग धंधे में वो लगें ताकि वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। आपकी सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और हाल ही में सिरसा में 3 बड़े नेताओं का विरोध हुआ। अगर मैं बात करूँ रणजीत सिंह चौटाला की, या मैं बात करूँ हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, या मैं बात करूँ दुष्यंत चौटाला की, तो क्या अब हरियाणा में हम सिचुएशन मान लें कि लोगों का बीजेपी पर से विश्वास उठता जा रहा है? नहीं देखिए ऐसा है कि ये कोई फेज होता है कि अभी हमें लगता है कि अभी नाराजगी है हमारे किसान भाइयों में, और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे हम लोग जो है उनको उसको दूर करने में कामयाब होंगे। नाराजगी इस लेवल तक है, वो कहते हैं कि हम उनको बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में भी नहीं एंटर करने देंगे। देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत सी जो है बातें वो देखने वाली ये हैं कि कुछ जो है विपक्षी दल वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हमारा किसान भाई जो है वो आंदोलन भी अगर करेगा तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, बड़ा अनुशासित रहकर करेगा। जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो किसान नहीं है, वो विपक्षी दल की जो राजनीतिक जो लोग हैं जो धरातल पर आज अपनी जमीन खो चुके हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। मैम बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि बॉर्डर्स पर किसान ज्यादा नहीं है? क्योंकि अभी हाल ही में एक राज्यसभा सांसद है महम से रामचंद्र जांगड़ा जी, बीजेपी के ही, उनका एक बयान आया था। उनका कहना था कि जो बॉर्डर्स पर अब जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आते हैं। उनको घर पे भी मुफ्त की रोटियां मिलती थी। उसका काफ़ी विरोध हुआ हरियाणा में, और कुछ महिलाओं ने भी इस चीज़ का बोला कि किसान आंदोलन में महिलाएं भी शामिल है, तो क्या वो भी फ्री हैं घर से? नहीं देखिए, ये इस तरह का बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ,
क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुत सी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। लेकिन इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे किसान भाई भी इसके अंदर जो है वो आंदोलन में है और वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बयानबाजी करना, ये हर किसी का अपना पर्सनल जो है व्यू हो सकता है, तो मैं उनके इस व्यू से इत्तेफाक नहीं रखती। मैम, अभी हाल ही में बीजेपी के विधायक हैं अरुण नारंग, पंजाब में उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें काफ़ी मारा भी गया। तो बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता जो हैं उनका ट्वीट आता है, पोस्ट आ जाती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, शर्मसार घटना जो है। लेकिन जब हरियाणा के पीपली गांव में जब लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, तब ये सब नेता कहाँ थे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उसको जो है अप्रिशिएट किया कि किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए। ये किसने कहा कि होना चाहिए? लेकिन मैम उसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया, क्योंकि अनिल विज जी का तो कहना था लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और वीडियो में साफ साफ दिखाया गया कि लाठीचार्ज हुआ है। नहीं, देखिए, अगर जो है लाठीचार्ज हुआ है तो जिसके ऊपर हुआ है वो इस चीज़ की शिकायत जो है वो कर सकता है, जहां कहीं पर भी उसको उचित माध्यम से वो अपनी शिकायत कर सकता है और उस पर एक्शन होगा। पुलिस की जिम्मेवारी बनती है ये कि अगर कहीं आप उनको एविडेंस दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये देखिए हमारे ऊपर जो है वो बिना किसी कानून को तोड़ने पर हमारे पास साथ ये ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है जो भी कोई इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन बात ये है देखने की कि आप जो है वो कितना अनुशासन में हैं और कितना अनुशासन से बाहर हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इन सब बातों को देखा जाता है और आप उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहां पर एक जनप्रतिनिधि है कि जिसको लाखों लोग मिलकर जो है प्रतिनिधि अपना चुनते हैं और उसको इस तरह से शर्मसार कर देना, तो आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो घटना और ये घटना बिल्कुल बराबर है, उसमें और इसमें तो दिन रात का अंतर है। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करना, और ये एक अच्छा इंसान, एक अच्छा किसान ये कर ही नहीं सकता है। अगर इसकी अच्छी तरीके से इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा कि किस तरह से इसके अंदर जो सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोग हैं वही आपको इसके अंदर लिप्त मिलेंगे। तो आपको लगता है कि विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि किसान भाई जो हैं अभी तक का भी उनका जो भी आंदोलन रहा है वो शांतिपूर्ण ही रहा है, और जो कोई दूसरी तरह के जो है सामाजिक तत्व हैं वो इसके अंदर घुसकर और इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो किसान भाई जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात को रखते हैं। अभी मैम हाल ही में पार्लियामेंट सेशन में आपने रेलवे को लेकर के मुद्दा उठाया, और रेलवे मंत्री जो है पीयूष गोयल जी, उनसे भी आपने जो कोरोना काल में रेल सेवा बंद हो गई थी उनको पुनः स्टार्ट करने के लिए आपने कहा। तो रेलवे को लेकर के आपकी काफ़ी प्राथमिकताएं रहती हैं। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखिए, इसके अलावा मेरी प्राथमिकता ये है कि अभी सरकार की तरफ से एक नई योजना आई है जिसके अंदर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो है वो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो भी इसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उसमें उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें अगर हम सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा में कीनू को ODOP में रखा गया है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इस तरह की योजनाएं हैं उससे हमारे किसान भाई, हमारे नवयुवक जो हैं उसका लाभ उठाएं। अभी मेरी आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी कि हमारे इलाके में बहुत सी जगह ऐसी है कि जो सेम की वजह से उस वहाँ पर जो है वो खेती नहीं हो सकती, वहाँ पर बिल्कुल वो जगह बंजर हो गई है। तो मेरी उनसे इस मामले में बात हुई, बल्कि मैंने ये सवाल भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उठाया कि हम उस धरती का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई का उसको नुकसान ना हो। तो उसमें एक बात आई थी मत्स्य पालन की, भाई हम वहाँ पर जो है पॉन्ड बनाकर मत्स्य पालन कर सकते हैं, और बहुत सी हमारी जगहों पर ये चीज़ शुरू भी हो गई है। इसके साथ साथ हमारी और भी ये कोशिश है कि हम उस जगह को किस तरह से यूटिलाइज करें। तो मेरी आदरणीय गिरिराज सिंह जी से इसके बारे में 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है, और उन्होंने ये भी मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द जो है वो हमारे साथ हमारे इलाके में जाएंगे वहाँ पर, और वो देखेंगे कि उस धरती को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारे युवा, हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो सब रोजगार की तरफ आगे बढ़े, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े, और हमारा प्रदेश जो है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तरक्की करें। मैम, आने वाले कुछ समय में अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो बीजेपी सरकार के क्या कुछ स्टेप हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? या क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन आ चुकी है, तो हम अब ये ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कोरोना है,
तो क्या अभी कुछ, अगर हम तरक्की की बात करें तो हरियाणा में कुछ नए प्रोजेक्ट? देखिए, तरक्की में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अब की बार जो बजट में भी जो है कई तरह के प्रावधान रखे हैं, तो उसमें कोशिश यही है कि हमारे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा ना हो जिसके के अंदर हमारे बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो उन्होंने हर जगह पर बढ़ाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ बहुत से उद्योग जो उनसे हैं वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और नए नए उद्योग लगेंगे तो उसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मैम, आप एक सांसद हैं और सांसद से पहले आप एक महिला हैं, तो हरियाणा में महिलाओं को अब आज जो सिचुएशन है कैसे देखते हैं? उनके अधिकार की अगर हम बात करें या उनकी प्रायोरिटीज़ की बात करें। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की महिलाएं अब बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत तरक्की के रास्ते पर हैं। अगर हम चाहे स्पोर्ट्स की भी बात करें तो कोई भी ऐसा गेम नहीं है, चाहे एशिया लेवल की बात करें, हम ओलंपिक लेवल की बात करें, कि जहां पर हमारी बेटियां जो हैं वो कोई ना कोई पदक ना लेकर आई हों। और इसी तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी एक बेटी जो है वो उसने जो ब्यूटी पेजेंट है उसके अंदर भी उसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ही जो है हमारी बेटियां बहुत तरक्की कर रही हैं। और बहुत से ऐसे जो हैं फील्ड हैं जिसके के अंदर वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमारी सरकार की तरफ से भी जो है वो महिलाओं के लिए, चाहे हम पुलिस भर्ती की बात करें कि उसमें भी स्पेशल ड्राइव करके हमारी महिलाओं के लिए जो है वो स्पेशल ड्राइव निकाला था ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भर्ती हो। तो मुझे लगता है कि बेटियां हमारी बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो मैम, ये तो थोड़े जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। अब थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको एक वन वर्ड आंसर देना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा जी, जिसे रैपिड फायर भी कहते हैं। तो बेस्ट लीडर, अगर मैं एक अच्छे नेता की बात करूं बीजेपी में, आपके हिसाब से कौन है? देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं से प्रभावित होकर हम राजनीति में आए थे। तो निसंकोच और निसंदेह ये बात मैं कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो जैसा आपने बोला कि आप जब पॉलिटिक्स में आए तो उनसे प्रभावित होकर के आए, इससे पहले हम सब जानते हैं आप एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं, तो आपके लिए बेस्ट जर्नी कौन सी रही है, एक एज ए IRS ऑफिसर या पॉलिटिशियन? देखिए, जर्नी का मतलब ही ये होती है कि यात्रा वो निर्बाध गति से चलती ही रहती है जी। तो जहाँ स्टॉप हो जाए तो फिर वो जर्नी नहीं होती है। तो इसलिए ये तो एक जर्नी है जो ऑफिसर लाइन से होते हुए अब राजनीति की तरफ चल पड़ी है, और इसी में ही आगे हम किस तरह अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कौन सा आपको बेस्ट लगा, जिसमें आपको लगा कि कंफर्ट जोन, या अगर हम बात करें? नहीं, देखिए, ये इसमें डिपेंड करता है कि आपकी खुद की क्या सोच है, कि आप क्या सोच के आप जो है वो ऑफिसर लाइन में रहना चाहते हैं, क्या सोच के आप राजनीति की लाइन में रहना चाहते हैं। अगर आप अपना कंफर्ट देखें तो निसंदेह जो है हमारे जो ऑफिसर लाइन है उसके अंदर आपका अपना कंफर्ट बहुत होता है, और पॉलिटिकल लाइफ जो है उसके अंदर सारा आपका समय, सब कुछ आपका पॉलिटिकल उसमें फील्ड में वो पब्लिक का होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय है कि हम पे बैक टू द सोसाइटी, कि जो हमें सोसाइटी से मिला है हम वापस सोसाइटी को दें। जी। तो मूवीज वगैरह देखती है मैम आप? जी। तो लास्ट मूवी या सीरीज जो आपने देखी हो कौन सी थी वो? लास्ट मूवी तो अभी मुझे कोई याद नहीं आ रही कौन सी देखी थी, अभी याद नहीं आ रहा कौन सा। मैं बस उसी टाइम ही देख के और उसी टाइम बस वहाँ बाहर आने के बाद। मतलब फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आप नहीं देखती? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कोई लास्ट मूवी वो देखी थी, वो ये सैफ अली खान की कौन सी थी, वो पॉलिटिकल मूवी थी, तांडव सीरीज। हाँ, तांडव सीरीज देखा था। तो क्या आपको दिखा उस पे मूवी में या सीरीज में, अगर हम बात करें? ये कि जैसे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवी थी, कि जो मूवीज का अपना कॉन्सेप्ट होता है, रियल लाइफ में कुछ अलग होता है। तो कुछ चीजें मिलती भी हैं, कुछ चीजें जो हैं वो फेक भी होती हैं। स्पोर्ट्स में आपकी काफी रुचि है मैम, तो आपकी स्पोर्ट्स गेम कौन सी है बेस्ट? एथलेटिक में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, और इसके साथ साथ बैडमिंटन है। और एथलेटिक्स की बात करें तो आपका करियर, आपकी अगर पास्ट की बात करें तो इससे जुड़ा भी हुआ है? हाँ, बिल्कुल। मैं जब DN कॉलेज में थी तो लगातार अपने कॉलेज के 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही थी जी। तो मुझे जो है स्प्रिंट है और लॉन्ग जंप है, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। हर किसी की मैम एक बचपन की याद होती है, तो आपकी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है? बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी तो मेरी यही है कि जब हम स्कूल में थे 8th क्लास में, तो उस टाइम मैंने हॉकी स्टार्ट की थी जी। तो हॉकी की स्टिक मेरे पास रहती थी,
तो स्कूल में हम लोग साइकिल से जाते थे। हमारा पब्लिक स्कूल जो है जी। हिसार में, सीनियर मॉडल स्कूल, उसमें मैं पढ़ती थी। तो हॉकी को उसमें साइकिल में ही हम जो है वो लगा के और तब चलते थे। तो रास्ते में जिस तरह से कुछ होते हैं शरारती तत्व, तो कुछ लड़कों ने ऐसे जैसे कमेंट किया, तो उसी टाइम साइकिल रोक के और वो हॉकी निकाल के उनकी अच्छी तरह से धुनाई की। ये तो मेरी जो बड़ी शेरनी वाला नेचर है वो आपको शुरू से रहा है? ये मुझे लगता है कि हर लड़की के अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है आपके अंदर सेल्फ डिफेंस जो है ना वो होनी चाहिए, आत्मरक्षा की आपके अंदर होनी तो चाहिए। मैम ने एक मैसेज दे दिया है कि जो भी मनचले लड़के हैं उनको आप लताड़ सकते हैं अगर वो ज़्यादा पंगे ले रहे हैं तो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये थी सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिनसे हमने बहुत ही टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, लेकिन इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। मैम थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और मैम आप हमारे चैनल की फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो पर्सनालिटी रही हैं। आज हमारे चैनल की इनॉग्रेशन है, तो हमें बेस्ट विशेस दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपका चैनल जो है, इसका नाम ही बहुत अच्छा है, गुफ्तगू जी। और इसके माध्यम से आप बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए हमारा चैनल गुफ्तगू। थैंक यू।